हेलो एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन। इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 12 का हिंदी अनिवार्य का पेपर डिस्कस करेंगे और इसमें हम खंड 2 देखेंगे जिसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न मैंने लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आइए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है, भाषा की प्रमुख इकाइयों का परिचय दीजिए। ये पूरा का पूरा व्याकरण से संबंधित है, वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें से काफ़ी प्रश्न आने की पूरी संभावना है। आपने देखा होगा पिछला हमने जो इंग्लिश के मॉडल पेपर जारी किए थे उसमें से बहुत सारे प्रश्न हमारे मॉडल पेपर में से एग्जाम में पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका यहाँ पर बताना है कि भाषा की जो प्रमुख इकाइयाँ हैं, तो याद रखिए कि भाषा की प्रमुख इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। अगर छोटा प्रश्न बनता है तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भाषा की प्रमुख इकाइयाँ हैं ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद एवं वाक्य। परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले बात करेंगे ध्वनि की। ध्वनि किसे कहते हैं? तो अब यहाँ से देखो, छोटा प्रश्न भी बन सकता है। अगर एक लाइन का प्रश्न बनता है कि ध्वनि किसे कहते हैं, तो वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, तो इस प्रकार भी छोटे छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं। तो सब प्रमुख जो इकाइयाँ हैं सबकी चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। ध्वनि, हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि कहलाती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकता है और एक लाइन वाला प्रश्न भी बन सकता है। दूसरा है वर्ण। तो ये याद भी रखिए कि ये जो प्रमुख इकाइयाँ हैं, भाषा की प्रमुख इकाइयाँ हैं, ध्वनि है, वर्ण है। वर्ण किसे कहते हैं? यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न आप ये इस प्रकार भी बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, ध्वनि कहलाती है, पद कहलाती है, शब्द कहलाती है। तो याद रखिएगा उसे वर्ण कहते हैं। जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे क, च, ट आदि वर्ण है, यानी इसमें स्वर सम्मिलित नहीं है, ये वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद में शब्द। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे क, म, ल। तो यहाँ पर हो गया कमल। तो ये कमल एक शब्द बना है और ये एक सार्थक शब्द है, इसका कोई न कोई एक अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार सार्थक शब्दों का सार्थक समूह जो है शब्दों का, वर्णों का, वो शब्द कहलाता है। नेक्स्ट जो है इसका अगला जो है वो पद है। पद किसे कहते हैं? तो विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाता है। विभक्ति से युक्त शब्द होता है वो पद कहलाता है। वाक्य में पद ही प्रयुक्त होकर अर्थ प्रदान करते हैं। और अंत में आता है वाक्य। वाक्य जो है शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वह वाक्य कहलाता है। एक पूरा सेंस, एक भाव आना चाहिए, वो वाक्य कहलाता है। तो ये हमने देखा यहाँ पर, ये भाषा के जो है भाषा की प्रमुख इकाइयाँ हमने देखी 5 हैं, ध्वनि, वर्ण, शब्द और पद एवं वाक्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ध्यान रखिएगा, शब्द शक्ति टॉपिक है हमारे सिलेबस में एक, और यहाँ से एक एक अलग से भी प्रश्न बन सकता है कि लक्ष्यार्थ किसे कहते हैं, लक्ष्यार्थ क्या है, व्यंग्यार्थ क्या है, या फिर व्यंजना शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति क्या है, अभिधा शब्द शक्ति क्या है, कुछ भी प्रश्न बन सकता है। तो एक ही प्रश्न में हम यहाँ पर दोनों चीज़ें कवर करेंगे। देखिए उत्तर यह है कि जहाँ किसी शब्द का अर्थ उसके मुख्य या प्रचलित अर्थ से भिन्न ग्रहण किया गया हो, है ना। जहाँ किसी भी शब्द का शाब्दिक अर्थ यानी उसका सीधा जो अर्थ निकलता है वो छोड़ करके उससे भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है और वह अर्थ तर्क या अनुमान पर आश्रित होता है, वहाँ उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्षणों के आधार पर जब हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। यह अर्थ सामान्य अर्थ के लक्षणों पर ही आधारित रहता है। ध्यान रखिएगा, लक्षणों का सहारा लिया जाता है कि उसके लक्षण क्या हैं। तो लक्षणों के आधार पर जब उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वो लक्ष्यार्थ कहलाता है और ये शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ पर हंसने और मुस्काने का सामान्य प्रचलित अर्थ लेने पर भी अभिष्ट अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता। यहाँ तर्क द्वारा और फूलों के खिलने एवं व्यक्ति के हंसने में समानता के आधार पर हंसे शब्द का अर्थ खिले लिया जाएगा और यह लक्ष्यार्थ कहा जाएगा। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी ने अपने शब्द भंडार का विकास किस प्रकार किया? छोटा प्रश्न बन सकता है, 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। व्याकरण के प्रश्न हम इसमें कर रहे हैं। ये हमारा हिंदी अनिवार्य खंड 2 जो है, सेकंड खंड है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखना है कि खड़ी बोली हिंदी ने संस्कृत से परिभाषित शब्द लेकर एवं उर्दू, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं से प्रचलित शब्दों को अपनाकर अपने शब्द भंडार को विकसित किया है।
आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिए हैं शब्द शक्ति के। निम्नलिखित वाक्यों में किस किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? पहला है देश की नाव मझधार में है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है बताना है। इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अगर आप पूरा समझना चाहते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति क्या है, अभिधा क्या है और व्यंजना शब्द शक्ति क्या है, तो इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो मिलेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है माता ने छोटे पुत्र से कहा अंधेरा हो गया। ध्यान रखिएगा, छोटे पुत्र से कहा अंधेरा हो गया, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। व्यंजना शब्द शक्ति का मतलब ये होता है कि एक ही वाक्य का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रहता है, तो इसमें जो है व्यंजना शब्द शक्ति होती है जिसमें मुख्य अर्थ और लक्ष्यार्थ को छोड़ करके कोई तीसरा ही अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जिसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ और भी बहुत सारी सामग्री आपको वहां पर मिलेगी। तीसरा अगला है ग है मैं हंसी नहीं कर रहा हूं, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो इस वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है, क्योंकि जो आदमी जो कह रहा है ना व्यक्ति, वही उसका अर्थ है, इसके अलावा इसका दूसरा कोई अर्थ है ही नहीं। सीधा सीधा अर्थ हमें समझ में आ रहा है कि व्यक्ति कह रहा है मुझे भूख लगी है, मतलब वो भूखा है। तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है जिसका सामान्य अर्थ जब ग्रहण किया जाता है वाक्य का, वाक्य पढ़ते ही हमें समझ में आ जाए, तो वो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। अगला प्रश्न है अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी हमने पिछला जो प्रश्न किया था उसमें लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति थे, इसमें अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का अंतर स्पष्ट करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, अभिधा शब्द शक्ति से शब्द का सामान्य प्रचलित अर्थ व्यक्त हुआ करता है। अभिधा में क्या होता है? पहली जो शब्द शक्ति है उसे अभिधा कहते हैं। वाक्य का सामान्य अर्थ जब ग्रहण कर लिया जाए, सीधा सीधा वाक्य पढ़ते ही हमें उसका अर्थ समझ में आ जाए, तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, पर्वत को पार करना कठिन होता है, मतलब पर्वत को पार करना कठिन होता है। सिंपल सी बात है, इसके अलावा दूसरा इसका कोई अर्थ ही नहीं है। यहां प्रत्येक शब्द अपने सामान्य प्रचलित अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यदि यह कहा जाए कि जीवन में मनुष्य को अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं, मतलब अनेक कठिनाइयां, अनेक बड़े काम करने पड़ते हैं, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा शाब्दिक अर्थ नहीं है बल्कि लक्षण, यहां पर लक्ष्यार्थ है। ठीक है, तो यहां पर्वत शब्द का वही अर्थ नहीं होगा जो प्रथम वाक्य में हुआ है। यहां पर्वत का अर्थ बाधा या कठिनाई लेना होगा। यह अर्थ मुख्यार्थ से हटकर प्राप्त हुआ है। लक्षणों के आधार पर हम यहां पर इसे लक्ष्यार्थ कहेंगे। अतः लक्षणा शब्द शक्ति से शब्द का मुख्य अर्थ प्रकट नहीं होता है, अपितु लक्षणों से आरोपित अर्थ प्रकट होता है, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और अगला प्रश्न है छठा, हिंदी व्याकरण शास्त्र के बारे में संक्षेप में बताइए। तो हिंदी का व्याकरण शास्त्र एक व्यवस्थित शास्त्र है। ध्यान रखिएगा, हिंदी का व्याकरण शास्त्र कैसा है? एक व्यवस्थित शास्त्र है जिसमें संस्कृत व्याकरण तथा अंग्रेजी व्याकरण के साथ ही हिंदी भाषा की निजी विशेषताएं भी सम्मिलित होती हैं। तो यह है हिंदी भाषा का व्याकरण। तो इसमें हमने अभी देखा, यह हमारा लास्ट प्रश्न है, इसमें हमने व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं और इसी प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जिन डिस्ट्रिक्ट्स में पेपर हो चुके हैं और जिनके बाकी हैं उनके लिए भी हमने वीडियोस जारी करना शुरू किया है। तो आपको अभी थोड़ी देर में हिस्ट्री का मिलेगा। जिनका बाकी है वो लोग हिस्ट्री का पेपर अवश्य देखिएगा, फायदा मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएगा। साथ ही साथ इंग्लिश, हिंदी सारे वीडियोस आपको अभी मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।